तो शिवराज सिंह जी ने ट्वीट किया है और बोला है कि एनआरए जो होने वाला है आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक क्रांतिकारी निर्णय बताया शिवराज सिंह जी चौहान ने एनआरए को। इसके बाद उन्होंने 3-4 ट्वीट किए। इसके बाद बोला उन्होंने कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है ये युवाओं के भविष्य की राह आसान कर देगा। इसके द्वारा एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की जो नौकरियां हैं केवल एक ही परीक्षा होगी, ऐसा बोला है शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसके बाद उन्होंने कुछ और तारीफ की है इस फैसले की। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्वीट था उनका, जिसने सभी मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमारा क्या होगा। उन्होंने बोला है कि अब मध्य प्रदेश में एनआरए का जो प्राप्तांक रहेंगे या एनआरए में जो आपको स्कोर कार्ड रहेगा उसी आधार पर भविष्य में आपको नौकरी मिलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि दूसरे राज्य भी इस पहल को अपनाएं। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, दूसरों को भी लेकर डूबेंगे, ये वाला बात उन्होंने इन शॉर्ट बोली। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना जो मामला है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इन शॉर्ट एनआरए। तो याद रखिएगा ये एनआरसी नहीं है, एनआरसी कुछ और होता है, ये एनआरए है, लेकिन यहाँ पर ए और सी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो और साथ में डिस्कस करेंगे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मामला क्या है कि अभी कल यानी कि दिनांक 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एक फैसले को मंजूरी दी है। क्या है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए को के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले आपने एक सीईटी बहुत पहले सुना होगा, 2018 से ये चल रहा है कि सीईटी सीएटी एक कॉमन एग्जाम होगा सेंटर की वैकेंसी के लिए। तो वही है ये सीईटी, लेकिन उसका एग्जाम कौन कराएगी? एनआरए करवाएगी, सीईटी एग्जाम करवाएगी। वो सारी की सारी डिटेल आज के हम इस लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। तो अभी तो अनुमोदन किया है, कुछ ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना है। याद रखिएगा हवा में तीर नहीं मारना है, अभी से कुछ ड्राफ्ट नहीं बना, ना सिलेबस का ड्राफ्ट बना है, ना कुछ भी नहीं बना है। सिर्फ एक एनआरए के गठन के लिए मंजूरी दी है अभी। ये एनआरए क्या करेगा? आपको पता होगा एसएससी का एग्जाम आपने दिया होगा, आपने आरआरबी का दिया होगा और आपने आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस जो भी एक बैंक के लिए एग्जाम करवाता है, वो एग्जाम भी आपने दिया होगा। तो सरकार की ये योजना है कि इन सारे एग्जाम को कंडक्ट कराकर एक एकल एग्जाम करवाया जाए, जिससे छात्रों को फायदा हो, उनका खर्चा कम हो और इधर बहुत सारे फॉर्म उनको डालना ना पड़े। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या सरकार की योजना हमारे लिए अच्छी है या ये सिर्फ एक झूठा वादा साबित होने वाली है? ये सारी की सारी बातें आज हम इस लेक्चर में पूरे डिस्कस करेंगे। आप अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। तो सीईटी, पहले तो ये समझ लीजिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला क्या है। सीईटी एक टेस्ट होगा आपका और एक रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा और इसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। याद रखना कितने साल तक? 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। इसमें 3 स्टेज रहेगी आपकी, एक ग्रेजुएशन लेवल पर, एक 12th लेवल पर और एक 10th लेवल पर। ठीक है, ये याद रखना एक चीज़ कि ये तीनों, देखिए होता क्या है कि सेंटर की कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ 10th के पास आउट को लिया जाता है, मतलब उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है। अगर मैंने सीईटी का सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का रख दिया तो भाई वो तो बहुत नाइंसाफी होगी ना, क्योंकि उस पार्टिकुलर वैकेंसी के लिए, जैसे कि रेलवे की ग्रुप डी, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। अब अगर मैंने सिलेबस में ग्रेजुएशन वाला सीईटी तैयार कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में ड्राफ्ट जो बनकर आएगा उसमें क्लियर होगी। अभी से मैं हवा में कोई तीर नहीं मारूंगा। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है इसका? जो सरकार की योजना है, जो सरकार ने बताया है कि ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित परिवारों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर जिले में एक सीईटी केंद्र बनेगा। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर व्यापम का या फिर बैंक का या एसएससी का सेंटर बनाया जाता है। तो जैसे कि कोई बंदा दूर रह रहा है तो उसको भी ट्रेवल कर उसको बड़े शहरों में जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। तो अब क्या होगा, आपके ही जिले में एक सेंटर बना दिया जाएगा। याद रखिएगा आपके ही जिले में एक सेंटर बना दिया जाएगा, आप बाकायदा उस सेंटर पर जाइए, अपना एग्जाम दीजिए।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आकांक्षी जिले में, तो आकांक्षी जिले मतलब ये योजना सरकार की आई थी 2018 के समथिंग, ठीक है। इसमें 117 जिले इन्होंने शामिल किए थे आकांक्षी जिले। ऐसे बैकवर्ड जिले हैं जो गरीबी रेखा वाले हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो वर्तमान अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ तो इसमें 115 जिलों में ये काम चल रहा है। मतलब नीति आयोग जो 117 जिले थे उनमें से 115 जिलों में योजना बना रहा है उन 115 जिलों के लिए। तो आप बोलोगे सर 2 जिले कहाँ चले गए? तो 2 जिले ऐसे हैं जो बंगाल में हैं, ठीक है, और बंगाल ने इस योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो अलग टॉपिक की बात है, हम इसमें भटकाव में नहीं जाएंगे, ठीक। सीईटी क्या है? सरकार बोल रही है कि ये एक परिवर्तनकारी और रिवोल्यूशनरी चेंज होने वाला है। इससे क्या होगा, जो परीक्षाओं की बहुलता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो वो सब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सरकार सब कुछ कह रही है। भर्ती चक्र को कम करने के लिए सीईटी, ये भी एक उनका एक मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा और 24/7 हेल्पलाइन एक की जाएगी, जहाँ पर आप जब भी फ़ोन लगाओगे तो सरकार का कहने का मतलब है वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होना, आपका फ़ोन नहीं उठाने वाला कोई भी। चलिए आगे देखते हैं। तो भर्ती से क्या फ़ायदा होने वाला है? सरकार का कहने का मतलब ये 2.5 से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म डालते हैं। किसी भी वैकेंसी आती है इसमें सेंटर की, तो उसमें 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हर साल फॉर्म डालते हैं। तो उसके लिए सरकार, बच्चे क्या करते हैं, जैसे आरआरबी में जाना है तो वहाँ का फॉर्म अलग डालेंगे, एसएससी के लिए अलग एक फॉर्म डालेंगे और आईबीपीएस के लिए अलग फॉर्म डालेंगे। तो सरकार चाह रही है कि इन तीनों को एक करके एक कॉमन टेस्ट बना दिया जाए, एक कॉमन टेस्ट लिया जाए सभी बच्चों का और उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये सीईटी पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात, आपने अगर कहीं भी किसी भी दूसरी जगह से पढ़ा है कि सीईटी पास कर लो और आपका सिलेक्शन, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए होता क्या है, ये प्री लेवल का एग्जाम होगा, प्री लेवल का। जैसे कि आपने अगर एसएससी दिया है तो आपको पता होगा, जैसे आपने एसएससी सीजीएल दिया होगा तो आपको T1, Tier 1, T2, T3 ये स्टेज आपको देनी पड़ती होगी। अगर आपने बैंक का एग्जाम दिया है तो आपको पहले प्री निकालना पड़ता है और उसके बाद में मेंस में बैठना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है। तो यहाँ का प्री और यहाँ का एसएससी का प्री, इन दोनों प्री को अब सब सीईटी लेगी। बाकी जो मेन एग्जाम रहेगा ना, याद रखना मेन एग्जाम तो वो पार्टिकुलर एजेंसी ही लेगी। याद रखना ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, या ये बोल सकते हो आप कि माइनस पॉइंट है इस ड्राफ्ट का, कि भाई इसमें तो फायदा क्या है फिर सीईटी का, सिर्फ आप एक ही स्टेज तो ले रहे हो। जैसे कि आपने आरआरबी का एग्जाम दिया, मानो कि आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया आरआरबी में, या आपने लोको पायलट का एग्जाम दिया, तो आपका जो पहली स्टेज होगी वो तो सीईटी से हो जाएगी। लेकिन जब आप दूसरी स्टेज पे जाओगे, जो उसका मेन एग्जाम होगा, वो वापस आरआरबी ही लेगा। यानी कि कहने का मतलब है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को खत्म नहीं किया जा रहा है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर क्या फायदा फिर एक ही एक स्टेज लेने से? तो वो सरकार की मंशा है, आगे ड्राफ्ट आएगा वो बताएंगे कि वो क्यों चाह रहे हैं ऐसा। एजेंसी खत्म करना उनका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, आप समझ लो इस चीज को। तो ये पूरा का पूरा एनआर का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा केंद्र तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। मैंने बता दिया आपको कि आपके जिले में ही अगर सेंटर बन जाएगा तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। वहां पर आपका खर्चा कम हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे आपके, ठीक है। आप उन पैसे बचे हुए पैसों से फिर आप क्या कर सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो, ठीक है। गरीब उम्मीदवारों को बहुत मदद मिलने वाली है, लेकिन समस्या वही है। आप एक चीज को समझिए, समस्या यहां पर आने वाली है कि ये सीईटी का जो पहला स्टेज होगा, सेकंड स्टेज तो उसी एजेंसी को देना पड़ेगा। यानी कि मुझे उस एजेंसी का फॉर्म, क्या मेंस का डबल से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जब ये एग्जाम हो जाएगा, मानो कि जैसे सीईटी है, तो सीईटी की फीस कितनी रखोगे आप? मानो कि आज मैं एसएससी का फॉर्म डालता हूँ किसी भी ग्रुप के लिए, तो मुझे 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और अगर फीमेल है आप तो आपको फ्री में फॉर्म डलता है, याद रखिएगा। वहीं आप आईबीपीएस का फॉर्म डालोगे तो आपको मिनिमम 600 से 700 रुपये लगते हैं आईबीपीएस के फॉर्म डालने में, ठीक है। वहीं आरआरबी रेलवे के फॉर्म आप डालोगे तो आपको थोड़ा सा मामूली सा पैसा रख लेते हैं वो लोग पोर्टल चार्ज का, और बाकी एग्जाम के बाद आपको रिटर्न कर देते हैं। हो सकता है ग्रुप डी में आपके पास भी आया होगा, लोको पायलट वाला पैसा भी आपके अकाउंट में आया होगा। अब समस्या ये है कि आप क्या करोगे, फीस कितनी रखोगे? आपको ये तो पता है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग फॉर्म डालेंगे आपका इसका स्कोर कार्ड प्राप्त करने के लिए। तो क्या ये स्कीम सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? ये भी हो सकता है। अब सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आपका इसका मिनिमम रखो, मतलब 100 रुपये रखो आप सीईटी के टेस्ट का, तो इससे गरीबों को फायदा होगा। देखो, अगर मुझे बैंक में नहीं जाना है या मुझे एसएससी में नहीं जाना है, तो मुझे सिलेबस की बात करूं अगर मैं, तो मुझे बैंक में जाना है और एसएससी में नहीं जाना है, तो मैं जीके नहीं पढ़ूंगा, मैं मैथ पढ़ूंगा, रीजनिंग पढ़ूंगा और मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक। लेकिन अब मुझे बैंक में जाना है, लेकिन अब मुझे जीके भी पढ़ना पड़ेगा,
याद रखिएगा। लेकिन जब जीके पढ़ लूंगा तो सिर्फ सीईटी का पहला स्टेज क्लियर करूंगा, जैसे मैं मेंस में जाऊंगा तो वापस मुझे तीनों चीज़ें काम आने वाली हैं, तो मेरा जीके कुछ काम नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो ना इस चीज़ को आप। एक सीईटी का स्कोर कार्ड भी लो, उसके ऊपर बाद में अलग से उस एग्जाम की मेंस की तैयारी करो, तो ये एक मतलब क्लियर करने की ज़रूरत है सरकार को, ड्राफ्ट लाए तब। महिला उम्मीदवार को काफ़ी लाभ मिलेगा, वो अच्छी बातें होती हैं। महिलाएं पास में जाएंगी तो उनको रहने की व्यवस्था हो जाएगी, ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, घर वाले आसानी हो जाएगी। मतलब वो अच्छी बातें जो सरकार सोचती है हर स्कीम लाने से पहले, उसका अच्छा पहलू तो सरकार बताती ही है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को क्या लाभ मिलेगा? भाई उनको तो कुछ लाभ ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आप बताओ, आप अपने घर से जिले पहुंच जाओगे, ये लाभ, बस ये लाभ हुआ क्या भाई? आपने इतने सारे एग्जाम का फॉर्म डाल दिया, चलो ठीक है, एक कॉमन टेस्ट कर लिया, उसके बाद तो मुझे वापस जाना पड़ेगा ना मेंस में, अलग अलग के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। आपने पहले सीईटी करवा लिया, कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ सीईटी, लेकिन उसके बाद की रहा और क्या होने वाली? क्या वापस मुझे इन एजेंसी से फॉर्म डालना पड़ेगा क्या? मानो कि वापस डबल से इन एजेंसी को पैसे देना पड़ेगा क्या? क्या ये एजेंसी का सिलेबस अलग रहेगा, सीईटी का सिलेबस अलग रहेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है। तो आप बिल्कुल अपना जो भी मूड है कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो तैयारी की है, क्या मैं तैयारी छोड़ दूं, क्या वेट करूं क्या सीईटी के सिलेबस के लिए, तो आप अभी वेट कीजिए। ठीक है, जैसे आपकी तैयारी चल रही है वैसा आप चलने दीजिए। ठीक है, जैसे ही ड्राफ्ट आएगा उसके बाद हम आगे की तैयारी की रणनीति बनाएंगे, आपको भी बनानी पड़ेगी रणनीति। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो स्कोर कार्ड होगा 3 वर्षों के लिए वैध होगा। अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है कि आपको, कुछ बच्चों का सवाल था कि सर क्या इसमें कुछ स्कोर कार्ड जैसे कि 2 बार एग्जाम होगा साल में, ठीक है, तो क्या हमें अटेम्प्ट रहेंगे क्या कि 9 बार 10 बार ऐसे अटेम्प्ट? ऐसा कुछ नहीं, आप जब तक चाहिए जब तक ये स्कोर कार्ड दे सकते हो। बाकी एज का प्रावधान रहेगा और उसका ड्राफ्ट आएगा अलग से, उसमें एज कितना सरकार डिसाइड करती है, कितनी एज तक आप इस स्कोर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, साल में 2 बार स्कोर कार्ड, मतलब इसके स्कोर कार्ड के लिए एग्जाम होगा। देखिए समझिए इस चीज़ को, माना कि आपने एक एग्जाम दिया, मानो कि हमने मान लिया कि सीईटी जो 100 नंबर का है, ठीक, आपने एक बार एग्जाम दिया, आपको मिले 85 नंबर, तो आपका परसेंटाइल जो बनेगा, जिस हिसाब से वो बनाएंगे परसेंटाइल, वो 85 रहेगा उस टाइम पर। उस हिसाब से आपकी लिस्ट बन जाएगी, आपकी रैंकिंग मिल जाएगी एक पूरे ऑल ओवर इंडिया की। लेकिन अगर आपने सेकंड टाइम एग्जाम दिया वापस, मानो कि ये सीईटी जनवरी में हुआ था, आपने फिर जुलाई का एग्जाम दिया सीईटी वाला, इस बार आपको 100 में से 90 मिले हैं, याद रखना 5 नंबर आपके बढ़ गए, तो नेक्स्ट टाइम का जो स्कोर कार्ड रहेगा आपका परसेंटाइल पूरे ओवरऑल इंडिया का बनेगा, वो 90 नंबरों का बनेगा। याद रखना इस चीज़ को, चाहे दूसरे कैंडिडेट एग्जाम दे या ना दे, लेकिन आपने अगर दिया है तो आपका जो स्कोर कार्ड का जो परसेंटाइल बनेगा या आपकी रैंक बनेगी, वो सबसे हाईएस्ट नंबर में, जो इस एग्जाम लास्ट टाइम का एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है और जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगी। ठीक है, तो अवसरों की सीमा कोई है नहीं, और पूरी बात इसमें लिखी हुई है कि वो SC ST वाले OBC वालों को एज रिलैक्सेशन जो मिलना है वो मिलेगा। ठीक है, आपका पैसा बचेगा, धन बचेगा, प्रयास बचेगा, वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो एक सिंपल सी बात ये होती है इसमें कि भाई हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि 12वीं होगी, 10वीं, मतलब घुमा फिरा के बात वही बार बार रिपीट किए। ये पूरा फैक्ट मैंने PIB से लिए हैं, याद रखना PIB से लिए हैं, और बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, इस पूरी की लाइन का समय मतलब पूरा निश्चित ये है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से, कि ये एक प्रकार से प्री वाला एग्जाम रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा कि आपको जो स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक, अब जैसे ये SSC ने कुछ दूसरा उसकी पोस्ट के लिए, मानो कि उसको CGL का बंदा लेना है, CGL की वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए जब वो रिक्रूटमेंट निकालेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम लेगी उस टाइम पे। मतलब प्री तो हो गया, आपको अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड का मतलब ये होता है बच्चों, इसमें भी एक मानक निर्धारित कर देंगे वो, जैसे कि उन्होंने मानक निर्धारित किया कि 60% से ऊपर वाले जो भी बच्चे रहेंगे वो ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना ये होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एग्जाम दिया और स्कोर कार्ड मिल गया, आपको उस एग्जाम को भी क्रैक करना है, सीईटी को क्रैक करना है आपको। एक क्राइटेरिया निश्चित कर देंगे वो, कि इस क्राइटेरिया या एक लेवल बना देंगे कि जैसे कि मान लो 60% का उन्होंने एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि इससे ऊपर लाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो अन्य जो वैकेंसी आएगी उनमें। समझ रहे हो ना आप इस बात को? तो यही पूरा सीईटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। बाकी केंद्रों का चुनाव में वही आपको बताया कि आप अपने नज़दीकी ज़िले में जाके आप क्या कर सकते हो, आप चयन कर सकते हो नज़दीकी ज़िले केंद्र का, और वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सारी की सारी बातें इसमें हैं। 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होने वाला है, याद रखिएगा 12 भाषाओं में एग्ज़ाम होने वाला है। 22 टोटल भाषाएँ हमारे पास संविधान में, उनमें से 12। अब देखो, अभी तक सेंटर की जितनी भी वैकेंसी होती है वो दोनों लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में और हिंदी में।
ठीक, अभी मुझे सेंटर वालों से ये निवेदन है कि आप 12 भाषाओं में इसका ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे, आपके पास भाषा की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताना चाहता हूं मैं, यूपीएससी 2019 में उन्होंने पूछा था सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक वर्ड है सर्जिकल स्ट्राइक, आप सबको पता है, लेकिन उन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को हिंदी में जब रूपांतरण किया तो उसको ये बताया था उन्होंने, शल्य प्रहार। व्हाट इज दिस शल्य प्रहार? मैं आपसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलता हूं और आपसे बोलता हूं मैं शल्य प्रहार के बारे में बताइए, तो आपके मतलब शल्य मतलब क्या, आप शल्य चिकित्सा पे पहुंच जाते हो, डॉक्टरी वाला शल्य चिकित्सा, सर्जिकल वाला, समझ रहे हो ना आप? तो कहने का मतलब ये है कि आप भाषाएं में भले 12 में करवा लो या 2 में करवा लो, लेकिन आपका जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनते हैं, फिर आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद लेके आप करते हो, तो भाई हमारा निवेदन इतना है कि आप अपनी भाषाओं पर जो दूसरी भाषाओं में पेपर बनेंगे, चाहे वो हिंदी में बने, मराठी में बने, गुजराती में बने, तो वो लोकल लोग ही पेपर बनाएं। ऐसा नहीं कि आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप उसको पेपर बनवा रहे हो और बाद में हमको उसका इंग्लिश सेक्शन भी देखना पड़ता है कि क्या लिखा है। शल्य प्रहार मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है शल्य प्रहार। ठीक, तो इसके बाद भी क्या होगा, ये जो स्कोर कार्ड रहेगा ये जरूरी नहीं है, जैसे कि एमपी ने इसको एक्सेप्ट किया, ये स्पेशली केंद्र सरकार लेकर आई, लेकिन हमारे मामा जी जो शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से इसको एक्सेप्ट किया है कि हम इसके स्कोर कार्ड को भी एक्सेप्ट करेंगे और आने वाली भर्तियों में उस आधार पर भर्ती की जाएगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं किया है, बस ट्वीट कर दिया है अभी कि भाई क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बंदा स्कोर कार्ड उधर से ले लेगा उसको इधर एग्जाम देने की जरूरत नहीं, फिर तो क्यों? एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ तो दो लेवल का एग्जाम कुछ होता ही नहीं है। आप जेल प्रहरी की बात करो, चलिए जेल की बात करता हूँ मैं आपसे, जेल प्रहरी देख लो, आप पुलिस देख लो, तो 1 स्टेज के एग्जाम होते हैं अपने इधर, तो मतलब एक बार जेल प्रहरी दिया तो आपका फिजिकल के लिए आप चले जाओगे, दूसरी बार आपने पुलिस दिया तो पुलिस में चले गए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बोल दिया कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस स्कोर कार्ड को, तो क्या आप डबल से भी एग्जाम लोगे आपके यहाँ पर? ये आपने क्लियर नहीं किया अभी तक। आप आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके क्लियर कीजिए इससे। क्यों? दूसरी बात, अगर आपने कानून नहीं लाए, जैसा कि आपने बोला है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि हम आने वाले समय में मूल निवासियों के लिए ही वैकेंसी करेंगे, अगर आपने कानून ला दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कानून नहीं लाया तो इससे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड में तो वही होने वाला है जो हमारे साथ जेई और पीटी टाइम पर हुआ था। याद है ना आपको, पहले पीटी और पीएमटी होता था, अब कंपटीशन कितना बढ़ गया, इन्होंने जेई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर दिया और नीट का एक्सेप्ट करने लग गए ये लोग। तो भाई जो बड़ी पार्टियां होती है, जो कोटा में बैठी वाली पार्टियां होती हैं, अगर उन लोगों को आईआईटी नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के टॉप वाले लेते हैं, एसजीआईएस आईटीएस ले लेते हैं, वो सती विदिशा को ले लेते हैं, वो आरजीपीयू को ले लेते हैं। लेकिन जो गाँव में रहने वाले लोग, उनके साथ तो चोट हुई ना। आपका घटिया सा एक सिलेबस रहता है एमपी बोर्ड का, ठीक है, उसको पढ़कर बंदा जेई में अच्छे नंबर नहीं ला सकता, लेकिन वही सिलेबस पढ़कर बंदा पीटी या पीएमटी में नंबर ला सकता था, लेकिन आपने वो भी सिस्टम खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे बच्चों को फायदा होने वाला है। लेकिन बच्चों को क्या फायदा हुआ वो बच्चा खुद जानता है। ऐसे ही आप अभी भी बोल रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे, एक सिस्टम बना देंगे। भाई आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि आप व्यापम खत्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्लियर कीजिए हर एक चीज़ को आप, ठीक है। आप एसआई का एग्ज़ाम देख लीजिए, अब इसमें आपने अब ये बोल रहे हो कि हम वो स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या एसआई के लिए डबल से एग्जाम नहीं होगा क्या मध्य प्रदेश में? क्या डायरेक्ट जो बंदा वो क्वालिफाई कर लिया है, क्या डायरेक्ट उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा क्या? ये कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जब तक सरकार क्लियर ना करे, जब तक कि गेजेट ऑफ मध्य प्रदेश में या ड्राफ्ट ना बन जाए या फिर केंद्र सरकार का ड्राफ्ट ना बन जाए, तब तक आप टेंशन मत लो, ठीक है। कोई कितना भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, आप मिसगाइड मत होना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी तैयारी पर असर पड़ेगा। आप यही चीज़ सोचते रहोगे ना कि एनआरए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप भाई अपनी मेन तैयारी छोड़ दोगे, ठीक है। अब दूसरी बात कि भाई यही सरकार ने बोला है कि यहाँ से बच्चों का ये 1517 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। मतलब एनआरए के गठन में सरकार ने कितने रुपए दिए? 1517 करोड़, है ना, 1517 है ना, समझ रहे हो ना आप, 1517 करोड़ रुपए दिए। और सरकार ने साथ में बोला कि इन 1517 करोड़ को आपको 3 सालों में खर्च करना पड़ेगा। कितने सालों में? 3 सालों में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टाइम पीरियड बना दिया है, लेकिन ये कब से चालू होगा, कब से एनआरए एग्जाम लेना चालू करेगी, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है 2021 के बाद में, ये जनवरी 2021 के बाद में शायद एग्जाम लेना चालू कर दे और जनवरी जुलाई का टाइम पीरियड ये डिसाइड कर दे कि 2 बार टेस्ट हम लेंगे। अभी कुछ नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ड्राफ्ट ना आए तब तक आप भी वेट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।